Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हमारा ध्यान रहेगा कंडीशनल एक्सरसाइज के ऊपर। कंडीशनल एक्सरसाइज इस सेंटेंस को अल्टरनेटिवली हम इफ क्लॉज सेंटेंस से भी जानना चाहते हैं। इफ क्लॉज में ऑलमोस्ट वी हैव द बेसिक 4 रूल्स। 10 MCQ और 10 MCQ को हल करने के पहले हमारा ध्यान कुछ बेसिक कंसेप्ट के ऊपर जरूर रहेगा। To go through the error spotting in if or what clauses, it must be very essential to understand the type of clauses. We have the 4 types. इनमें से इम्पोर्टेंस आता है जिसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। फर्स्ट टाइप में कंडीशन दी जाती है और कंडीशन का रिजल्ट पॉसिबल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। फॉर दैट पर्पज वी यूज़ द इफ क्लॉज में हम सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करते हैं और मेन क्लॉज में जो पॉसिबिलिटीज़ को मेंशंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर अलॉन्ग विद द इन्फिनेटिव। सेकेंड कंडीशनल आती है, हम सेकेंड टाइप कहते हैं, जो इम्प्रोबेबल कंडीशंस होती है। मीन्स ये इवेंट होने की चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज इफ क्लॉज में जो टेंस आता है, फ्रेम जो आती है वो पास्ट सिंपल में होती है। तो पास्ट सिंपल के साथ रिजल्ट क्लॉज में हम यूज कर लेते हैं वुड प्लस इन्फिनेटिव को। थर्ड टाइप जो आता है, थर्ड टाइप को हम कहते हैं कि इस कंडीशन की इवेंट कंडीशंस देने के बाद ये टोटली 100% इम्पॉसिबल होती है। इसका मतलब या उसका स्ट्रक्चर जो आता है पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज में आता है, वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दीज आर द 3 कंडीशंस। और फर्स्ट कंडीशन या फोर्थ कंडीशंस हम जिसे जीरो कंडीशनल भी कहेंगे। जीरो कंडीशनल में इफ और इफ के बाद जो टेंस होगा ये सिंपल प्रेजेंट होगा और मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज में जो टेंस होगा ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। लेकिन ये कंडीशन तो उसी कंडीशंस में या उसी कंडीशन या लिमिटेशन में फॉलो की जाएगी जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होगी या कुछ फैक्चुअल थिंग्स होगी। तो 10 क्वेश्चंस के लिए ये बेसिक नॉलेज होना उतना ही इम्पोर्टेंस है जिस तरह से हम बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। वी हैव द 5 ऑप्शंस और यहाँ पर जिस ऑप्शंस में एरर है, दिस ऑप्शंस ये हमारा सही आंसर्स होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंसेस। तो यहाँ पर इफ वी हैड नॉट ब्रॉट, तो ये कंडीशंस आती है। हैड नॉट सेकंड पार्ट आता है सेंटेंस का, ब्रॉट द एविडेंसेस आता है। उसी के बाद जो सेंटेंस आता है या मेन क्लॉज जो आता है, ये मेन क्लॉज यहाँ पर आ जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट आल्सो। इफ वी हैड नॉट ब्रॉट द एविडेंसेस टू देयर नोटिस, दे हैड डिसबिलीव्ड अस। तो यहाँ कंडीशंस नंबर 3 आती है या कंडीशनल नंबर 3 कहते हैं। या 3 में इफ वी हैड नॉट ब्रॉट, उसका मीनिंग ये होता है, यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट का यूज किया है। अगर इस कंडीशन में कंडीशनल नंबर 3 में पास्ट परफेक्ट होता है तो जो मेन क्लॉज होगा या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए हमारा स्ट्रक्चर्स होता है वी हैव टू यूज द वुड हैव का हमें यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर। वुड हैव रहेगा और वुड हैव के बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर एरर आती है या हमारा सही ऑप्शंस होगा ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। एरर को हम किस तरह से रेक्टिफाई करें, तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लास में हमारा सही आंसर्स होगा दे वुड यहाँ पर हैव डिसबिलीव्ड। तो ये आता है उसका करेक्शन। तो सही आंसर्स क्या होगा, द पार्ट नंबर 4 में एरर्स है। एरर क्यों है,
सेंटेंस इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज की थर्ड कंडीशन फॉलो करना चाहता है तो फॉलो करने के लिए हमारे लिए मेन क्लॉज में वुड, हैव और डिड हो सकता है। तो ये कंडीशन नंबर 3 के हिसाब से हमने यहाँ पर उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करना चाहते हैं। रीड करने के बाद इफ आई विल हैविंग द टाइम आई शाल ट्राई एंड मेक इट टू द मूवी। तो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में ये कंडीशंस बयान की है। इफ क्लॉज की बात आती है तो ये डिपेंडेंट होता है। इफ आई विल हैविंग द टाइम आई शाल ट्राई एंड मेक इट टू मूवी। तो यहां पर इफ आई विल बी हैविंग द टाइम कॉमा के बाद हमें मेन क्लॉज में आई शाल या हमने फ्यूचर की बात की है। तो कंटेक्सचुअली मैं कंडीशन जो होती है, कंडीशंस हमेशा हम मेंशंस कर लेते हैं। मोस्टली टाइम्स ये कंडीशंस सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर ये करेक्ट आंसर्स होगा। पार्ट नंबर 1 क्यों होगा? यहाँ पर हमारे लिए मेन क्लॉज में हमने सिंपल फ्यूचर को यूज किया है। अगर हमने सिंपल फ्यूचर को यूज किया है तो यहाँ पर इफ क्लॉज में हमारा स्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए, या कंटेक्सचुअली भी हम देखना चाहते हैं। इफ आई और आई के साथ यहाँ पर हमें यूज करना है प्रेजेंट टेंस। इफ अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पर सही आंसर्स होगा इफ आई हैव द टाइम, इफ आई हैव द टाइम। तो ये करेक्शंस आता है। तो पार्ट नंबर 1 ये हमारा सही आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव रीड द रिव्यूज मोर केयरफुली। यहां पर ये सेंटेंस आपके साथ है। यहां पर रीड द रिव्यूज मोर केयरफुली और उसके बाद जो सेंटेंस आता है वी वुड हैव अंडरस्टूड दैट हॉस्पिटल। यहां पर जो मेन क्लॉज आता है ये क्लॉज में वुड हैव अंडरस्टूड आता है। तो वुड हैव और V3 फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ये स्ट्रक्चर्स कंडीशंस का तो भी पॉसिबल होता है जब इफ सेंटेंस में, इफ क्लॉज में वी यूज द पास्ट परफेक्ट को हम यूज करते हैं। तो इन दैट कंडीशंस अगेन द करेक्ट सेंटेंस इज दैट इफ वी हैड रीड द रिव्यूज, अगर हम रिव्यूज को रीड कर सकते हैं देन एंड देन रिमेनिंग सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर्स? तो करेक्ट आंसर्स इफ क्लॉज में यहाँ पर होगा इफ वी हैड रीड द रिव्यूज। तो करेक्शंस यहाँ पर है इफ वी हैड रीड। तो ये आता है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के साथ मेन क्लॉज का जो स्ट्रक्चर्स या फॉर्मेट आता है ये वुड हैव 3 होता है या V3 फॉर्म्स होता है। तो करेक्शंस कहाँ पर होना चाहिए? करेक्शन पार्ट नंबर 1 में यहाँ पर करेक्शंस होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ शी विल फिनिश हर होमवर्क इन टाइम शी विल कम आउट टू प्ले विथ यू। कंडीशंस रूल के हिसाब से या उसका जो मीनिंग्स होता है ये मीनिंग भी हमें गाइड कर लेता है। ये मीनिंग क्या कहता है? इफ सी विल फिनिश, यहाँ पर मेन सेंटेंस यहाँ क्लियरली मेंशंस किया है, फॉर्मेट आता है सिंपल फ्यूचर्स का। सी विल कम आउट टू प्ले विथ यू, ये कब होगा, पॉसिबल कब होगा? इफ कंडीशन में मेंशंस किया है। इफ सी विल फिनिश, तो इंस्टेड ऑफ द सी विल फिनिश हमारे पास आता है यहाँ पर मेन में विल आता है, यानी फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस के लिए इफ क्लॉज में जो स्ट्रक्चर्स होना चाहिए ये सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। सिंपल प्रेजेंट होता है तो करेक्शंस ये रहेगा इफ सी आता है तो सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमारे लिए वर्ब एग्रीमेंट रहेगा सी
finishes. ये करेक्ट आंसर है. इफ सी फिनिशेस इंस्टेड ऑफ द विल फिनिश की जगह पर अगर सी फिनिशेस होता है तो ये आंसर्स या सेंटेंस करेक्ट हो सकता है. लेकिन हमारे लिए ऑप्शन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 ये करेक्ट आंसर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा लिटिल बिट ट्रिक है. She would have brought her new dress, so she had not spent all her bonus. तो दोनों ओर से हमारा ध्यान होना चाहिए. यहां पर she would have brought a new dress. कंटेक्स्ट देखो. she would have brought a new dress. स्ट्रक्चर्स would भी है, would के बाद have भी आता है और यहां पर by का V3 फॉर्म्स भी आता है. तो ये हमें गाइड कर लेता है थर्ड कंडीशनल में मेन सेंटेंस का ये फॉर्मेट होता है. फॉर दैट पर्पस थर्ड कंडीशनल में इफ के साथ क्या होना चाहिए? इफ के साथ होना चाहिए पास्ट परफेक्ट हैड स्पेंट होना इसेंशियल होता है. लेकिन फॉर दैट पर्पस वी नीड इफ होना चाहिए. लेकिन इस सेंटेंस में पार्ट नंबर 4 थर्ड में देखो, इंस्टेड ऑफ द इफ सो मेंशंस किया है. सो के बाद अगर कोई क्लॉज आता है ना, सो के बाद आने वाला क्लॉज हमें रिजल्ट की ओर थोड़ा सा निर्देशित कर लेता है. लेकिन यहां पर ये कंडीशंस नहीं है. तो सही आंसर्स होगा पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में करेक्शंस आता है. इंस्टेड ऑफ द सो इफ द सेंटेंस इज विद द इफ देन डेफिनेटली इट इज द करेक्ट सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर she will probably shut down her business by next month if sales do not increases. अगर हम पूरी सेंटेंस को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो हमारे लिए ये समझ में आता है she will probably will shut down her business. ये she will probably shut down her business तो ये आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमने फ्यूचर टेंस को यूज किया है. तो ये फ्यूचर टेंस है. फ्यूचर टेंस तो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज में पॉसिबल हो सकता है. और एक्शंस के ऊपर देखो, 2 एक्शंस है कि उसका जो बिजनेस है शट डाउन किया जाएगा. फ्यूचर एक्शंस है, कब किया जाएगा, या ये एक्शंस देखो ये कब फॉलो की जाएगी. ये एक्शंस अगर आपका बिजनेस या आपका सेल्स डज नॉट इंक्रीज होता है तो इसका मतलब होता है ये एक्शंस जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आती है ये फर्स्ट टाइम होने वाली है. तो ये एक्शंस अगर प्रीवियसली होने वाली है तो उसके बाद आपका सेल्स डू नॉट इंक्रीजेस. तो समवॉट एक्शन थोड़ा सा ऑफ वे रूल्स यहां पर हमें याद करना पड़ेगा. फॉर दैट पर्पस शी विल प्रोबेबली शट डाउन हर बिजनेस. मेन क्लॉज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज किया जाता है और ये एक्शंस डिपेंडेंट क्लॉज से पहले हो जाती है. तो फॉर दैट पर्पस इफ क्लॉज में हमेशा ये प्रेजेंट तो आता है लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट होना इसेंशियल्स होता है. प्रेजेंट परफेक्ट होना इसेंशियल्स होता है. तो यहाँ पर सही आंसर्स होगा हमारा इफ सेल्स. यहां से इफ सेल्स हैव नॉट इंक्रीजेस, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो इफ सेल्स हैव नॉट इंक्रीज ये उसका करेक्शंस होगा. थोड़ा सा ऑफ वे रूल्स है यहाँ पर. ऑफ वे रूल हमने क्यों मेंशंस किया? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर एक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. ये फ्यूचर एक्शंस ऑकर होती है बिफोर द एक्शंस इन अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा ये डिपेंडेंट क्लॉज में होना चाहिए. ये था इसका रूल. नेक्स्ट क्वेश्चंस में आता है इफ आई हैड नोन. इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज के बाद हमें कंडीशन नंबर 3 को याद कर लेता है. हैड नोन मेंशंस किया है तो हैड नोन के बाद इंस्टेड ऑफ विल हैव ये आएगा वुड हैव पार्टिसिपेटेड. तो कंडीशनल नंबर 3 इफ में अगर प्रेजेंट, नॉट अ प्रेजेंट बट पास्ट परफेक्ट आता है तो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर्स होगा वुड हैव पार्टिसिपेटेड. तो करेक्शंस कहां पर होना चाहिए? इसमें करेक्शंस होना चाहिए पार्ट नंबर हमें 4 में करेक्शंस होना यहां पर जरूरी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम मूव कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी विल इन्फॉर्म या सी विल परफॉर्म इन अ सिमिलर मैनर, इफ के बाद फ्यूचर टेंस है और सी विल डेफिनेटली विन द गोल्ड मेडल। तो ये हमें जरूर याद कर लेता है। ये आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट कंडीशनल में इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स तो सही आंसर होगा इफ सी परफॉर्म्स। तो ये उसका करेक्शन आता है, इफ सी परफॉर्म्स इन अ सिमिलर मैनर कॉमा सी विल डेफिनेटली विन द गोल्ड मेडल। तो करेक्शंस हमें करना है पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 1 इसका सही आंसर्स भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ दिस चेंज इन एग्रीमेंट हैड बीन इन्फॉर्म टू अस अर्लियर। यहां पर कॉमा आता है, वी कुड हैव गिवन। तो ये मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर्स देखो, वुड हैव या कुड हैव। तो यहां पर वुड हैव गिवन मेंशंस किया है। अगर वुड हैव गिवन मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज में आता है तो फॉर दैट पर्पस जो इफ क्लॉज होगा, इफ क्लॉज में हमारे लिए पास्ट परफेक्ट होना इसेंशियल है। तो ऑलरेडी यहां पर हैड बीन इन्फॉर्म, ये सेंटेंस क्लियरली मेंशंस किया हुआ है। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू चेंजेस। जो इफ क्लॉज की खासियत आती है, तो यहां पर व्हाट इफ की जगह पर आइदर वी कैन यूज प्लेन इफ यूज कर सकते हैं। अगर इफ का अल्टरनेटिव इफ ओनली भी अगर हम यूज कर लेते हैं तो ये सेंटेंस राइट हो सकता है। तो देयर इज अ नीड टू चेंज इन पार्ट नंबर 1। तो सही आंसर पार्ट नंबर 1 है। कहां पर चेंज करना, यहां पर हमने मेंशंस किया है कि व्हाट इफ या रिप्लेस कर हम इफ दिस चेंज इन एग्रीमेंट हैड बीन इन्फॉर्म, जो हमारा फॉर्म्स आता है कंडीशन नंबर 3 पास्ट परफेक्ट आता है, और पास्ट परफेक्ट के लिए मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर्स रहेगा कुड हैव गिवन, ये स्ट्रक्चर्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इफ ममता वाज एबल टू क्रिएट जॉब्स एंड रिवर्स द एक्सोडस ऑफ टैलेंट फ्रॉम बंगाल, she will truly set the deal on her legacy as a Bengal savior। इस क्वेश्चंस में if से स्टार्ट होने वाला if क्लॉज है, और यहां मेन क्लॉज she will truly set the goal on her legacy as a Bengal savior। तो मेन क्लॉज हमें गाइड कर लेता है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। अगर कंटेक्सटली भी हम देखने की कोशिश कर लेते हैं तो ये सेंटेंस थोड़ा टोटली रॉन्ग लगता है। तो इंस्टेड ऑफ द इफ ममता वॉज, और ये आता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में वॉज को रिप्लेस कर हमें यहां पर इज होना उतना ही सिंसियर होता है। पार्ट नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? हम कंडीशनल नंबर 1 को यहां पर यूज करेंगे। इफ ममता इज एबल टू क्रिएट द जॉब्स होगा एंड रिवर्स द एक्सोडस ऑफ द टैलेंट फ्रॉम द बंगाल, she will truly set the deal on her legacy of the Bengal savior। ये उसका सही आंसर होगा। ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है 10 क्वेश्चंस की, और मुझे पूरी उम्मीद है 10 क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह से समझ लिया होगा।